हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो नीट महासंग्राम सीरीज में आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सीधी बात, नो बकवास, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और हेल्थ की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो कोई बंदा अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड उसका सोशली उसका अच्छा बिहेवियर है तो उसको हेल्दी पर्सन बोला जाता है। ठीक है, अब डिजीज की बात करें तो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, नाम से ही पता लग रहा है। इन्फेक्शियस मतलब ये एक इंसान को थी, फिर दूसरा इंसान इसके कांटेक्ट में आया तो दूसरे को भी फैल सकती है। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब इस इंसान से इस इंसान को नहीं फैल सकती। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करें पैथोजन क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी का कारण बने, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन, जो कि एक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई और प्रोटोजोन कुछ भी हो सकता है। अब अपने एनसीईआरटी के मुताबिक चलें तो कौन सी डिजीज अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंजाई, हेलमिंथिक। हेलमिंथिक कौन सी? अस्के हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस, वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो बैक्टीरियल में टाइफाइड होगी, प्लेग होगी, डिप्थीरिया होगी, डिसेंट्री होगी, निमोनिया होगी। अब देखो, जिस बीमारी के बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे टाइफाइड के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में, निमोनिया के बारे में बताया गया है ना, वायरल में आ गई, कॉमन कोल्ड आ गई, उसके बारे में बताया गया है, एड्स के बारे में बताया गया है, प्रोटोजोन में मलेरिया के बारे में बताया गया है, अमेबियासिस के बारे में बताया गया है, फंजाई में रिंगवर्म्स के बारे में बताया गया है, हेलमिंथिक में एस्केरियासिस एंड फिलारियासिस यहां पर आ जाएंगे। अब बारी बारी से शुरू करेंगे, जो भी एनसीईआरटी में जिस भी तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले रहेगी कौन सी? टाइफाइड बीमारी रहेगी, जिसका रीजन क्या होता है? एक बैक्टीरिया, जो कि हम देख ही चुके हैं। हाँ, ये तो अपने को पता ही लग गया है कौन सी बीमारी बैक्टीरियल होती है, कौन सी वायरल होती है। तो साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफाइड की बीमारी होती है। इसको हिंदी में मोती झारा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? पैथोजन कहां एंट्री लेता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह बात यहां पर याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री किया है तो मतलब कॉन्स्टिपेशन है ना, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो गया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और क्या क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी हो जाएगी है ना, उसमें कमजोरी आ जाएगी। और मोती झारा जब किसी को होता है, उसको टाइफाइड किसी को होता है तो तेज बुखार तो उसको होता ही है ना, सिर में दर्द भी हो सकता है। और क्या है, देखो, अगर टाइफाइड थोड़ा सा ज्यादा भयानक हो जाए है ना, किसी को हो जाए और ज्यादा ही हो गया भाई, हालत उसकी ज्यादा गंभीर हो गई, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन ये जो एंट्री किया था, ये वहां पर परफोरेशन यानी वहां पर छेद भी कर सकता है। तो भाई इंटेस्टाइन में ही छेद हो जाएंगे तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और टाइफाइड को किससे कंफर्म किया जाता है? आप लैब में जाओगे कि भाई चेक करो मुझे टाइफाइड है कि नहीं, भाई मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है, मुझे तेज बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मैं चेक करवाने गया लैब में, तो वो विडाल टेस्ट है, उसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक लेडी का नाम था, वो मैरी मेलन लेडी थी। वो क्या थी? पेशे से कुक थी है ना, खाना खिलाती थी लोगों को। तो मैरी मेलन को क्या है, टाइफाइड हो गया तो वो लोगों को खाना खिलाती रही और खाने के साथ वो टाइफाइड भी लोगों को है ना करती रही, इसलिए उसको टाइफाइड मेरी वो सब नाम भी दे दिया गया था। नेक्स्ट निमोनिया की बात करते हैं तो किस वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनकी वजह से ये होता है निमोनिया। अब निमोनिया किसको अफेक्ट करता है? अल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। अब निमोनिया के साथ ही मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, कॉमन कोल्ड आपको बताना चाहूंगा। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से। कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल बीमारी है, निमोनिया जो है वो बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? क्वेश्चन कहां बनेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखो, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, जो अपने को सर्दी जुकाम होता है, तो सर्दी जुकाम के बारे में बोलते हैं कि ये नाक को है ना, नाक को अफेक्ट करेगा, अपनी नाक बहती है ना, जुकाम हो जाता है, और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करेगा। बट कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो है वो लंग्स यानी फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता, वहां तक वो इफेक्ट नहीं कर पाता। और जबकि निमोनिया जो होता है भाई बड़ी गंभीर बीमारी होती है ना, सर्दी जुकाम को तो लोग ऐसे बोलते हैं ना 3-4 दिन में भाई ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, जिसमें नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक से है ना, नाक से पानी बहता है, सोर थ्रोट, गला थोड़ा है ना वो हो जाता है ना, बोलते हैं टॉन्सिल हो गए, ये हो गया, गला वो हो गया है ना, खांसी हो जाती है, सिर में दर्द और थकान वकान होती है। निमोनिया भाई थोड़ी घातक बीमारी है, थोड़ी गंभीर बीमारी है। क्यों गंभीर बीमारी है? क्योंकि इसमें फर्क कहां पे? लंग्स में पड़ता है कि जो एल्वियोलाई
होती है, लंग्स का ही पार्ट है अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है। तो भाई अल्वियोलाई से ही हम सांस ले रहे थे, उसी में फ्लूइड भर गया तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। और क्या है, इसमें बहुत तेज बुखार होता है, ठंड लगती है, खांसी हो सकती है, और क्या है, सिर में दर्द होता है। और इन सीवियर केसेस क्या है, जो उसके लिप्स हैं, होंठ हैं और नेल्स हैं, नाखून है, वो भी किस कलर के, ग्रेस टू ब्लूइश कलर के वो हो जाते हैं। तो याद रखना, कॉमन कोल्ड क्या है, नाक तक, रेस्पिरेटरी पैसेज तक है, ये फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है। निमोनिया जो है थोड़ी गंभीर बीमारी है जो कि अल्वियोलाई को अफेक्ट कर रही है, यानी लंग्स को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट अमीबियासिस की बात करें, अमीबिक डिसेंट्री भी इसको बोल दिया जाता है, किसकी वजह से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम से ही पता लग रहा है। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन अपनी अफेक्ट होती है। अब याद करिए, मैंने टाइफाइड में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एंट्री करता है पैथोजन, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। और सिम्टम में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। देखो जाहिर सी बात है, सारी पेट की बीमारियां हैं कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन पे अफेक्ट हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, इसमें सुपर हिट पॉइंट इसका ये रहेगा, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स अमीबियासिस में रहते हैं। रिंगवर्म्स की बात करें तो ये फंजाई की वजह से होते हैं। कौन सी फंजाई, कौन से जेनरा वाली, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, इन फंजाई की वजह से रिंगवर्म्स होती है। और किसी को फंगल बीमारी हो तो उसको ना पपड़ी सी बन जाती है, किसी को ना सिर में भी हो ना फंगस हो तो डैंड्रफ जैसी ना पपड़ी सी बन जाती है। तो इसमें क्या है ना, स्केल से बन जाते हैं। तो स्केली लीजन्स और वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी जैसे कि स्किन हो गया, नेल्स हो गए, स्कैल्प हो गया। ठीक है, एस्कैरियासिस की बात करें तो एस्कैरियासिस किसकी वजह से होती है, राउंडवर्म की वजह से। सिम्टम में क्या है, फीवर, एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। अब ये यहां पर खास पॉइंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज किसमें होती है, इंटरनल ब्लीडिंग किसमें होती है, तो ये एस्कैरियासिस आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलिफेंटियासिस की, फिलारियासिस की। किसकी वजह से होती है, वुचरेरिया, बैनक्रॉफ्टी या मलाई। अब नाम से ही पता लग रहा है, एलिफेंटियासिस मतलब पैर जो हैं, लिम्स जो हैं हाथी जैसे, एलिफेंट जैसे हो गए हैं। क्यों, क्योंकि भाई लिम्फेटिक वेसल में ब्लॉकेज हो गई है। अब ब्लॉकेज हो गई है तो वो है ना, जो लिम्ब है, पैर है मान लीजिए, वो मोटा होता जा रहा है। और इसका वेक्टर क्या होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। देखो जो भी, जहां भी मच्छर की वजह से बीमारी हो रही है ना, तो मच्छर हमेशा फीमेल होता है। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास ही काटने की ताकत होती है ना, उसी में डंक होता है। मेल के पास किसी इंसान को काटने की ताकत, डंक नहीं होता है, तो फीमेल ही होगी। फिलारियासिस में, एलिफेंटियासिस में क्या होगी, क्यूलेक्स हो गई। एडीज कहां पर हो जाएगा, डेंगू में हो जाएगा, चिकनगुनिया में हो जाएगा। एनाफ्लीज कहां पर हो जाएगा, अपने मलेरिया में हो जाएगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम मलेरिया की बात करने जा रहे हैं। मलेरिया क्या है, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और क्या, फीमेल एनाफ्लीज, वही मैंने बात की थी ना कि मलेरिया में एनाफ्लीज, डेंगू में एडीज, चिकनगुनिया में एडीज और एलिफेंटियासिस में क्यूलेक्स। ये अपने को मच्छर याद रखने हैं, सारे ही फीमेल होंगे। ठीक है, अब देखो 3 टाइप के हैं, डिफरेंट स्पीशीज कोज डिफरेंट मलेरिया की। भाई अलग अलग टाइप की, प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग टाइप की स्पीशी होंगी, अलग अलग टाइप का मलेरिया करेंगी। तो कितने टाइप का मलेरिया, कितने टाइप की स्पीशी होगी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया। अब आपको यहां पर याद रखना है कि फैल्सीपेरम जो होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वो वाला मलेरिया सबसे सीरियस होता है, सबसे गंभीर होता है। अब हम मलेरिया की लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं। देखो यहां से शुरू करते हैं और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे मेरे साथ रहना। देखो ये एक इंसान था, अब इस इंसान को इस मच्छर ने काटा। इस मच्छर के पास क्या थे, स्पोरोजोइट्स थे। तो ये मच्छर इस इंसान को काटेगा तो इसके ब्लड में ये स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर देगा। अब ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू कहां आ गए, उस इंसान के लीवर में आ गए। अब लीवर में क्या होंगी, लीवर की सेल होंगी। ये देखो लीवर की सेल है। अब ये स्पोरोजोइट्स जो थे लीवर की सेल के अंदर घुस गए। अब लीवर की सेल के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना, रिप्रोड्यूस करेंगे। अब देखो एक सेल के अंदर अगर रिप्रोडक्शन होती जाएगी, इनका नंबर, स्पोरोजोइट्स का नंबर बढ़ता जाएगा, तो भाई सेल का जो एरिया है, वॉल्यूम है, वो तो फिक्स है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इतने ज्यादा स्पोरोजोइट उसके अंदर हो गए कि सेल को भाई बर्स्ट करना पड़ेगा, सेल को फटना पड़ेगा। तो सेल यहां पे बर्स्ट कर गई, सेल यहां पे फट गई, तो ये जो स्पोरोजोइट्स थे जो इतने सारे बन गए, ये अब ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब ब्लड में क्या होती है, रेड ब्लड सेल आरबीसी होती है। अब ये आरबीसी में एंट्री कर गए। अब आरबीसी के अंदर भी ये सेम काम करेंगे जो लीवर के सेल के अंदर किया था कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और
मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आरबीसी को भी बर्स्ट करना पड़ेगा, उसको भी फटना पड़ेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आरबीसी तो बहुत सारी थी, ये बहुत सारी थी, तो ये आरबीसी जो निकले हैं तो ये जो अच्छी वाली आरबीसी थी उनको भी इन्फेक्ट करेंगे। अब उनको ये इन्फेक्ट करेंगे तो उनके अंदर क्या बनेंगी, सेक्सुअल स्टेजेस बनेंगी, गेमेटोसाइट्स बनेंगे। कहां पे, आरबीसी में, है ना, कहां पे, आरबीसी में बन गए। ये मान लीजिए मेल गेमेटोसाइट बन गए, ये फीमेल गेमेटोसाइट बन गए। अब इस इंसान को मच्छर ने काटा, है ना, इस इंसान को उसी मच्छर ने काटा, तो मच्छर क्या ले गया इससे, ये ले गया, ये जो बन गए थे गेमेटोसाइट ब्लड के साथ ये ले गया। अब ये उस मच्छर के कहां चले जाएंगे, गट में चले जाएंगे, जो कि ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट थे, ये उसके गट में चले जाएंगे। अब मच्छर के गट में, या हिंदी भाषा में बोले तो मच्छर के पेट में अब मेल गेमेटोसाइट भी है, फीमेल गेमेटोसाइट भी है। मेल गेमेटोसाइट क्या बनाएगा, मेल गेमीट बनाएगा, फीमेल गेमेटोसाइट फीमेल गेमीट बनाएगा। तो फीमेल गेमीट और मेल गेमीट के अंदर मिलन हो जाएगा, जिसको फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां हुई, मच्छर के पेट के अंदर यानी गट के अंदर हुई, है ना। तो फर्टिलाइजेशन हो गई वहां पे, अब नए स्पोरोजोइट्स बन गए। अब नए स्पोरोजोइट्स उसके गट से कहां आ जाएंगे, उसके सलाइवा में आ जाएंगे, उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। अब ये मच्छर दोबारा किसी इंसान को काटेगा तो इसके सलाइवा में, इसकी सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होंगे क्या, स्पोरोजोइट्स, और ये नए आदमी को ये बीमार कर सकता है। ठीक है, तो अपने को पूरा ये यहां पर समझ में आ चुका है। ठीक है, अब रप्चर ऑफ आरबीसी, यहां पर ध्यान रखना कि रप्चर ऑफ आरबीसी, जब ये आरबीसी यहां पर है, आरबीसी ये लीवर सेल थी, आरबीसी का जब यहां रप्चर हुआ है तो यहां पर क्या रिलीज हुआ है, हीमोजोइन रिलीज हुआ है, टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से यहां पर क्या आया है, चिल यानी ठंड लगी है और हाई फीवर आया है यहां पर आरबीसी से जब वो रप्चर हुए हैं। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, इम्यूनिटी की बात करने वाले हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो क्या है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग एजेंट, कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैला रहा है तो हमारे शरीर की उससे लड़ने की शक्ति को इम्यूनिटी बोला जाता है। तो ये दो टाइप की हो सकती है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट क्या होती है, देखो जब मैं पैदा हुआ तो जैसे ही मैं पैदा हुआ तो जो इम्यूनिटी मेरे पास थी नेचुरली, है ना, बाय बर्थ, वो क्या थी, इनेट इम्यूनिटी थी। और मैं भाई इस दुनिया में आया, मेरे को अलग अलग वायरस ने अटैक किए, फिर उन वायरस के खिलाफ मेरी बॉडी ने इम्यूनिटी इस दुनिया में आके एक्वायर की, इस दुनिया में आके बनाई, तो वो हो जाएगी कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि इनेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स सेम रहेगा, कि मेरी बॉडी पे चाहे बैक्टीरिया अटैक करे, चाहे वायरस अटैक करे, चाहे फंजाई अटैक करे, तो इनेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है। और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है कि भाई बैक्टीरिया आएगा उसके लिए अलग कार्यक्रम चलेगा, वायरस के लिए अलग कार्यक्रम। अब वायरस भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना, कोई मान लीजिए डेंगू वाला वायरस है, कोई मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो सबके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में पहले, फिर एक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है इसमें चार टाइप के बैरियर होते हैं, P2C2, P2 में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, और C2 में सेलुलर एंड साइटोकाइन। अब देखो सबसे पहले मेरी बॉडी पर किसी भी पैथोजन ने अटैक किया तो मेरा पहला बैरियर क्या है, मेरी स्किन है ना, ये उसको रोक लेगी, मेरी स्किन पहला बैरियर है। और फिर मान लीजिए मेरे माउथ के थ्रू या मेरे नोज के थ्रू, मेरे नाक के थ्रू, मेरे मुंह के थ्रू वो पैथोजन मेरी बॉडी में एंट्री ले गया, मान लीजिए मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, मान लीजिए मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, पूरी जो लेयरिंग है म्यूकस की लेयरिंग है, तो फिर कौन प्रोटेक्शन देगी, म्यूकस प्रोटेक्शन देगी। फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएंगे, ऐसे याद रखना, पेट का पानी, मुंह का पानी, आंख का पानी। पेट का पानी यानी स्टमक में एसिड होता है, मुंह का पानी यानी मुंह में पानी आना यानी सलाइवा, और आंख का पानी यानी टीयर्स यानी आंसू। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाते हैं। सेलुलर में क्या आएंगे, M2N2 यानी मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल एंड नेचुरल किलर सेल। साइटोकाइन में आएंगे इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या आते हैं, देखो फॉर एग्जांपल
इस सेल को किसी वायरस ने अटैक कर दिया, इस सेल को किसी वायरस ने अटैक कर दिया। अब ये बाकी की नॉर्मल सेल थी, ये बाकी की नॉर्मल सेल थी, तो इस सेल को अटैक कर दिया किसी वायरस ने। तो ये क्या करती है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करती है, इंटरफेरोन्स का रिलीज करती है। इंटरफेरोन्स से क्या होगा, बाकी की सेल को सूचना जानकारी मिल जाएगी कि भाई ऐसा खतरा है तो बच के रहो, तो बाकी की सेल को ये जानकारी देगी, उनको बचाती है फर्दर इन्फेक्शन से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इसमें दो टाइप की आ जाएंगी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब खुद एक्टिव रह के बनाई है, मतलब होस्ट बॉडी ने। फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने अगर खुद एंटीबॉडी बनाई है तो एक्टिव में आ जाएगी, और पैसिव मतलब मैंने नहीं बनाई, मुझे बाहर से एंटीबॉडी दी गई है, तो वो पैसिव में आ जाएगी। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली अपने को एंटीबॉडी से खेलना है, एंटीबॉडी से खेलना है। ठीक है, तो एक्टिव में दो टाइप से आ सकती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल आ सकती है। कैसे नेचुरल कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मुझे जुकाम हो गया है ना, किसी वायरस की वजह से मुझे जुकाम हो गया। अब मेरी बॉडी ने उस वायरस को पहचान लिया, तो उसके खिलाफ मेरी बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। अब सेम वायरस जब मेरे पे अटैक करने आएगा तो मेरी बॉडी में जो एंटीबॉडी है उससे लड़ सकते हैं, मतलब मेरे को दोबारा जुकाम नहीं होगा। अब कोई दूसरे ही टाइप का वायरस आएगा, वो जुकाम कर देगा क्योंकि वो अनजान है, पर सेम टाइप के वायरस से दोबारा जुकाम नहीं होगा। आर्टिफिशियल में बात करें तो इसमें वैक्सीनेशन आ गई, जिसमें टेटनस और पोलियो केस आ गया। जैसे अभी कोरोना वायरस अपना हुआ था तो सबको वैक्सीन लगी थी। क्यों लगी थी, क्योंकि भाई उसकी बॉडी में थोड़ा सा ना जो सिस्टम को जनरेट कर रहे थे कि भाई ये है ना, समझ रहे हो ना आप। फॉर एग्जांपल कि इतनी अमाउंट का वायरस अगर आएगा, इतनी अमाउंट का, तो वो मुझे बीमार कर देगा, है ना, वो मुझे बीमार कर देगा। अब हमने क्या किया, जानबूझ के इतनी सी अमाउंट का वायरस मेरी बॉडी में छोड़ दिया। अब इतनी सी अमाउंट का वायरस मेरे को बीमार नहीं कर सकता, बट वो मेरी बॉडी में ये जरूर जनरेट कर देगा कि भाई खतरा है, वायरस है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। अब रियल में जब इतनी अमाउंट वाला खतरा आएगा रियल में, तो उसको पहले से पहचान लेगी मेरी बॉडी कि ये वायरस का खतरा था। तो यही होता है वैक्सीनेशन में। ठीक है, पैसिव में एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है, रेडीमेड दी जाती है। इसमें नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी। नेचुरल कैसे, फॉर एग्जांपल जब मैं पैदा होने के बाद मैंने अपनी मां का दूध पिया, तो मेरी मां के दूध में क्या थी, IgA थी, IgA एंटीबॉडी थी, तो वो नेचुरली मेरी मदर से मेरे को मिली। आर्टिफिशियल, मैं किसी जंगल से जा रहा हूं, मेरे को सांप ने काट लिया, मेरे दोस्त भी थे साथ में, अकेला हुआ तो वहीं पे टपक जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को किसी सांप ने काट लिया, तो मेरे दोस्त मेरे को भाई कंधों पे उठा के, है ना, डॉक्टर के पास लाए, और डॉक्टर ने एंटी वेनम लगा दिया। एंटी वेनम मतलब एंटीबॉडी मेरे को बाहर से इंजेक्ट करके दे दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स। दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। वही बात है भाई, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसे है कि पहली बार किसी चीज ने अटैक किया तो वो रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो रहेगा, और दूसरी बार कोई चीज अटैक करेगी तो रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि वो पहचान लेगी उसको कि भाई ये तो पहले भी आया था, है ना, उसको जब भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स थोड़ा घातक रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें, है ना, उसने मेमोरी बना ली, उसने याद बना ली, पहले भी आया था, इससे खतरा है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो भी हमने बात की किसकी वजह से होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। देखो यहां पर मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं और चीजें उसी के अराउंड घूमती रहेंगी। दो टाइप की सेल हैं जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, उसमें दो ही टाइप की सेल मोटी मोटी अपने को पढ़नी है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और टी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी खुद नहीं बनाती है, बट बी लिम्फोसाइट की मदद करती है एंटीबॉडी बनाने में। और एंटीबॉडी क्या करेगी, फिर आपको पता ही है क्या करेगी, लड़ाई करेगी। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे दो टाइप से यहां पर बट गई है इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमने अभी बात की कि दो ही सेल के अराउंड सिस्टम घूमेगा, तो बी लिम्फोसाइट वाला हो जाएगा ह्यूमोरल वाला, और टी लिम्फोसाइट वाला हो जाएगा सेल मीडिएटेड वाला। तो बी लिम्फोसाइट वाला क्या है, जिसमें इन्वॉल्व होंगी वो ह्यूमोरल हो जाएगी, और जिसमें टी लिम्फोसाइट मेनली इन्वॉल्व होगी वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने बात की बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी बनाती है, तो इसमें प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है। और इसमें हमने बात की थी टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती है, ये इसकी मदद करती है, मतलब यहां पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं होगी क्योंकि ये खुद तो बना ही नहीं सकती, उसकी मदद करती है। ठीक है, इसमें पैथोजन को किसके द्वारा मारा जाता है, एंटीबॉडी किस लिए बनाई है, पैथोजन को मारने के लिए बनाई है। और इसमें किसके द्वारा, इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कौन मारेगा, किलर टी सेल इसमें पैथोजन को मारती है।
ठीक है। तो पैथोजन इसमें आइडेंटिफाइड इन ब्लड, देखो ये ह्यूमोरल नाम कहां से आया है, ब्लड से ही तो आया है, और ये सेल मीडिएटेड कि भाई है ना सरफेस एंटीजन वाला काम चलता है। सेल मीडिएटेड में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट वाला क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी बॉडी की ये सेल खराब हो गई है ना, या फॉर एग्जांपल मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, अब बाहर से किसी भी इंसान का लीवर मेरे अंदर डाल दिया, तो भाई मेरी बॉडी की सेल उसको पहचान लेगी कि भाई ये मेरा लीवर है ना, मेरी बॉडी की सेल नहीं है, उसको सरफेस एंटीजन से पहचान लिया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो अब बात कर रहे हैं, वही बात है कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, और ये क्या है, टी लिम्फोसाइट डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, कि खुद नहीं बनाती है, उसकी मदद करती है, वही बात होगी। अब देखो बारी बारी से हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी एंटीबॉडी, तो एक बार देख लेते हैं एंटीबॉडी कैसी दिखाई देती है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से बात करें तो ये कुछ एंटीबॉडी कुछ ऐसी दिखाई देती है, जिसमें टोटल 4 चेन रहती हैं, 1 2 3 4 एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 में आप देख पा रहे हो 2 हैं जो हल्की हल्की हैं और 2 जो हैं बड़ी बड़ी हैं, हैवी हैवी हैं, तो 2 लाइट हो गई, 2 हैवी हो गई, तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा H2L2 कि 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, और ये आपस में किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे होती है, क्या क्या फंक्शन होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास टोटल एंटीबॉडी है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है, इसको याद करने की ट्रिक है गामड़े, है ना। गामड़े याद रख लो, या फिर गेम लिख के सेकंड लास्ट पोजीशन में डी, या गामड़े सीधा याद रखो, GAMDE, गामड़े याद रखो। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, IgG होती है। तो IgG की मैं बोल सकता हूं P4 पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो P4 पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो P4 प्लेसेंटा अपने को याद आ जाएगा, मतलब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब देखो IgA का कैसे याद रखें, देखो हम जब ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFGH, तो A जो लेटर होता है वो पहला लेटर होता है, पहला लेटर होता है अपनी ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, पहला लेटर है A, मतलब ये पहले दूध में होएगा, है ना। हमारी जिंदगी का पहला दूध क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है, ठीक है। M से याद रखना, देखो ये मीगा है, मीगा है ना, बोलते हैं ना मीगा इवेंट है, मेगा इवेंट है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब ये हैवीएस्ट होती है। IgD इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रख लेना, देखो डेसिबल यूनिट होती है ना, डेसिबल यूनिट होती है, तो D और ये B से क्या हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट, मतलब ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। और एलर्जी कैसे याद रख लें, एलर्जी जो वर्ड है इसमें से पहले के 3 लेटर काट दो, लास्ट के 3 काट दो, बीच में E बच गया, तो IgE हो जाएगी, जो कि मिनिमम होती है, वो तो अपने गामड़े वाले ऑर्डर में आ ही गया है, ठीक है। अब यहां पर बात कर ली जाए इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो आपसे पूछ लिया जाए अगर ये क्वेश्चन, तो यहां से क्या आप आंसर दे सकते हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब बाहर की कोई सेल आपकी बॉडी में डाल दी गई, फॉर एग्जांपल लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, तो इनमें से कौन सी होगी, जाहिर सी बात है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, क्योंकि ये सरफेस एंटीजन के बेस पे चलती है ना। ये आसान सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन तो हम भाई बात कर ही चुके हैं कि जानबूझ के हमने छोटा सा वो कर दिया भाई, जिससे जनरेट हो पाए बी सेल टी सेल का वो सिस्टम, वो तो हम बात कर ही चुके हैं, वैक्सीनेशन सबको पता भी होगी। ऑटो इम्यूनिटी की बात करें कि खुद की ही सेल को, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी नॉर्मल है, अब मेरी बॉडी ने पहचानना, ये मान लो यहां पर एक सेल है, उसको पहचानना मेरी बॉडी ने बंद कर दिया है ना, उसको वो फौरन कि ये बाहर की सेल है ऐसे उसको ट्रीट कर रही है, तो उसके खिलाफ ही भाई क्या है ना, अपना अटैक होना चालू हो जाएगा, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फोइड ऑर्गन होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे और लिम्फोइड टिश्यू होंगे, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट बात करें लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आएगा, तो लिम्फोइड ऑर्गन में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आएंगे। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो मान लीजिए ये एक सिपाही है, ये एक सिपाही है, ये एक सिपाही है, तो इसको क्या करनी है, लड़ाई करनी है। अब ये सिपाही लड़ाई करने के लिए तैयार कहां हो रहा है, यहां पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और ये लड़ाई किस जगह पे करेगा, जैसे पानीपत की लड़ाई थी तो पानीपत हो जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इस सिपाही ने तैयारी की, खुद को तैयार किया, खुद को है ना हथियार चलाना सीखा, तो वो कहां पे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और ये जाके लड़ा कहां पे कि पानीपत की लड़ाई थी फॉर एग्जांपल, तो पानीपत हो जाएगा सेकेंडरी
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट कहां होती है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और एक्चुअल साइट ऑफ इंटरेक्शन की जहां पे लड़ाई होगी है ना एंटीजन के साथ, वो क्या है? अपना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो प्राइमरी में क्या क्या आएंगे? बोन मैरो, थाइमस आएंगे, और सेकेंडरी में स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल, पेयर पैचेस आएंगे। अब एक बात याद रखना कि ये बोन मैरो और थाइमस में याद रखना कि जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, बी लिम्फोसाइट, उसका ओरिजिन कहां होता है? बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट का भी ओरिजिन कहां होता है? बोन मैरो में। ठीक है, मेरी बात सुनो, बी लिम्फोसाइट का भी ओरिजिन कहां? बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहां? बोन मैरो में। जबकि मैच्योरेशन की बात करें, मैच्योर कहां होती है, तो बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी कहां होगी? बोन मैरो में। जबकि टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां होती है? अपने थाइमस में मैच्योर होती है। ठीक है, यह बात यहां पर अपने को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अगर लिम्फोसाइट की, यही बात अभी अभी हमने की, लिम्फोसाइट की बी की बात करें तो फॉर्मेशन बोन मैरो में, मैच्योरेशन बोन मैरो में। टी की बात करें फॉर्मेशन बोन मैरो में और मैच्योरेशन थाइमस में। यह बात अभी अभी हमने की है। ठीक है, अब लिम्फ नोड्स की बात करें। लिम्फ नोड क्या होते हैं? पूरी बॉडी में है ना, ये फैले होते हैं, एक तरीके से नेटवर्क है। अब नेटवर्क क्या करेगा पूरी बॉडी में कि कोई भी एंटीजन कहीं से भी आया, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल आया तो उसको पहचान के वहीं डिटेक्ट करके पूरी बॉडी में जनरेट कर देगा सिस्टम। कोई भाई बाहर से कोई गुंडा आया है तो भाई तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, वो काम करते हैं। अपने लिम्फ नोड पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं थाइमस की और स्प्लीन के बारे में। थाइमस की तो एक यहां पर आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थाइमस का जो साइज है वो कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। और स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन में मेनली क्या होती है? लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट होती हैं। अब जाहिर सी बात है, इसके पास लिम्फोसाइट है, फेगोसाइट है, तो इसके आसपास से कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जाएगा, कोई भी पैथोजन जाएगा तो ये उसको ट्रैप कर लेगा, है ना, उसको ट्रैप कर लेगा, उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये फिल्टर का काम करता है कि आसपास भाई डिटेक्शन करता रहेगा। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो इसको बोलते हैं, बच्चे को पता है कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी यहां पे डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें माल्ट की, तो माल्ट में क्या होगा? म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, मतलब ऐसा लिम्फोइड टिश्यू जो किससे एसोसिएटेड है? म्यूकोजा से एसोसिएटेड है। अब अपने को पता है म्यूकोजा तो लगभग पूरी बॉडी में हर जगह पाई जाती है, तो हर जगह पाई जाती है तो क्या लिखती है एनसीईआरटी कि 50%, लगभग 50% जो बॉडी का लिम्फोइड टिश्यू है वो माल्ट के अंदर आता है ना। जैसे अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक है, हर जगह म्यूकोजा पाई जाएगी तो वहां पर ये होता है। ठीक है, अब एक बात हम एलर्जी की कर देते हैं। एलर्जी है ना, फॉर एग्जांपल कोई भाई बहुत ही शहर वाले बच्चे हैं जो भाई एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, कहीं धूल मिट्टी में नहीं खेले हैं, तो भाई उनको क्या होता है? थोड़ा डस्ट से, पोलन से, है ना, कीड़े मकोड़ों से थोड़ी एलर्जी होती है ना। तो उनको क्या होगा? एलर्जी में होगा क्या कि जैसे ही वो डस्ट के कांटेक्ट में आएंगे, धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे, उनकी छींक मारना शुरू हो जाएगी, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, नाक बहना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। तो बेसिकली में एलर्जी में होता क्या है? बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन का रिलीज हो रहा है। और एलर्जी में हम बात कर ही चुके थे, 3 लेटर ये काट दो, 3 लेटर ये, तो आईजीई एंटीबॉडी इसमें बनती है। तो एलर्जी किसी को हो जाए तो क्या दिया जाए? देखो, हिस्टामिन का रिलीज हो रहा है तो एंटी हिस्टामिन दे देंगे, और क्या क्या है? एड्रीनालिन स्टीरॉइड ये दे देंगे हम सिम्टम्स को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। तो एड्स की फुल फॉर्म शायद सबको पता होगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया 1981 में। किसकी वजह से होता है? तो एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम में ही पता लग रहा है, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। और ये कौन से ग्रुप का मेंबर है भाई? रेट्रोवायरस का मेंबर है। कौन है? HIV। और एड्स को डिटेक्ट किससे? डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जाए तो एलाइजा इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट अस्से। ये क्वेश्चन भाई बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एड्स में चलता क्या है, एड्स में होता क्या है, वो हम बात करते हैं। देखो, HIV किसी की बॉडी में एंट्री कर गया, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किसी की बॉडी में एंट्री कर गया, तो वो किसको अटैक करेगा? उसकी बॉडी की मैक्रोफेजिस को अटैक करेगा। देखो, वायरस का फंडा क्या चलता है? वायरस का फंडा क्या चलता है? वायरस, मान लीजिए ये वायरस है, इसके पास अपनी मशीनरी नहीं होती है खुद को रेप्लिकेट करने की, तो ये करेगा क्या? इसने मान लीजिए मेरी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया, तो मेरी बॉडी की जो सेल थी उसके पास जो मशीनरी थी ये उसको हथिया लेगा, उसको हथिया
जाने के बाद खुद की कॉपीज बनाता जाए। मान लो ये पेंसिल एक है, ये एक वायरस था, इसने इसकी मशीनरी हथिया ली और खुद की कॉपी बनाएगा, तो ऐसी ऐसी हजार पेंसिल, लाखों पेंसिल बन जाएंगी। अब भाई एक पेंसिल एक सेल को इन्फेक्ट कर रही थी, लाखों पेंसिल लाखों सेल को इन्फेक्ट कर देगी। तो यही इसका फंडा चलता है। तो एचआईवी ने क्या किया, मैक्रोफेजिस को अटैक किया, तो मतलब मैक्रोफेजिस की मशीनरी अपने हाथ में ले ली, तो उसकी मशीनरी से वो क्या करेगा, खुद की कॉपीज बनाएगा। तो जब हम दूर से देखेंगे, है ना, मैक्रोफेजिस में से बहुत सारे वायरस बनते जा रहे हैं, वायरस बनते जा रहे हैं ना, वो कॉपीज बनाता जा रहा है। तो हम जब दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि मैक्रोफेजिस जो है एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है जिसमें एचआईवी बनते जा रहे हैं। तो मैक्रोफेजिस को एचआईवी फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है। अब बहुत सारे जो वायरस बन जाएंगे, लाखों करोड़ों, वो किसको इफेक्ट करेंगे, वो टी हेल्पर सेल को इफेक्ट करेंगे। तो टी हेल्पर सेल को वो अटैक करके खत्म करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, उनको है ना अटैक करते जाएंगे। अब जाहिर सी बात है टी हेल्पर सेल, अब ये कहां से आई है, टी लिम्फोसाइट वाली सेल है भाई ये। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये तो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट अगर कम होने लग गई बॉडी में, तो बॉडी की इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो भाई इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ गई तो मेरे को सर्दी जुकाम भी हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, वो है ना मेरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाएगी, मेरा इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो वायरस के इन्फेक्शन को दर्शा रहा है। देखो ये जो सेल है ना, होस्ट सेल जिसको बोला है, मान लेते हैं ये मैक्रोफेज है और ये वायरस था। अब वायरस के पास क्या था, आरएनए था। तो ये वायरस आया, इसने मैक्रोफेज पे अटैक कर दिया और अपना आरएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आरएनए से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। देखो अब याद करो, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनती है डीएनए से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, आरएनए से डीएनए बन जाएगा, उसका ऑपोजिट कर दो। तो ये डीएनए बन गया। अब ये देखो इस सेल का न्यूक्लियस था, उसके अंदर उसका डीएनए था। तो ये वाला डीएनए, वायरस वाला डीएनए इसमें आके जुड़ जाएगा। अब जैसे जैसे यहां रेप्लिकेशन होगी वैसे वैसे ये वायरस का डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और ये कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा। मतलब नए नए वायरस बनते जाएंगे और ये जाके दूसरी सेल को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम एड्स के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, कैंसर की बात करने वाले हैं। तो ट्यूमर की बात करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो फॉर एग्जांपल ये बॉडी की सेल है ना, बहुत सारी बॉडी की सेल है। अब बॉडी की सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब ये सेल जो आपस में कॉन्टैक्ट में है, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो ये एक दूसरे को बताती रहती हैं कि भाई बिना बात पे डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में एक दूसरे को बता रही हैं कि बिना बात पे डिवाइड नहीं करना है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में है, इनहिबिशन मतलब डिवीजन को रोका हुआ है, इनहिबिट किया हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सेल जो है, ये सेल जो है, ये इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई इस वाली सेल में, और इसमें ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई। मतलब बाकी की सेल इसको बोल रही है कि डिवाइड नहीं करना है, पर इसमें तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, तो ये उनकी सुन ही नहीं पा रही है और ये डिवाइड करती जाएगी, डिवाइड करती जाएगी, अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती जाएगी। अब जैसे हो ये जो सेल थी जिसने ये प्रॉपर्टी लॉस कर दी, उसको बोल देंगे कैंसरस सेल, कि कैंसर वाली सेल है। अब ये डिवाइड करती जाएगी, डिवाइड करती जाएगी, बहुत सारी सेल यहां पर बन जाएंगी, तो सेल का एक गुच्छा बन जाएगा, एक लंप बन जाएगा। तो इसी लंप को, इस सेल के गुच्छे को हम बोल दिया करते हैं ट्यूमर, इसको बोल दिया करते हैं। तो कैंसरस सेल कौन सी थी, ऐसी सेल जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो चुकी है, और वही कैंसरस सेल ने क्या है, डिवाइड कर करके सेल का एक गुच्छा बना दिया है, एक लंप बना दिया है, जिसको ट्यूमर बोल दिया जाता है। अब ट्यूमर भी दो टाइप का हो सकता है, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे हाथ में ट्यूमर बन जाता है, तो वो हाथ में ही रहेगा, बॉडी के दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, उसको बोल देंगे बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट क्या है, मेरे हाथ में ट्यूमर हो गया, अब ब्लड के साथ बह बह के वो मेरे सिर में भी चला गया, मेरे पैरों में भी चला गया, मतलब इधर उधर फैल सकता है। तो जाहिर सी बात है, देखने से ही पता लग रहा है मैलिग्नेंट वाला ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बॉडी में इधर से उधर फैल सकता है। अब आपको पूछना चाहिए कि ऐसे क्या रीजन है जिससे कैंसर हो सकता है। तो देखो कौन से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। कैसे कैसे होंगे, जैसे रेडिएशन है तो आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे आ जाएगी, गामा रेज आ जाएंगी, नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज आ जाएंगी, जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है ना। आपने देखा होगा
हॉस्पिटल में भी है ना, जो ये एक्सरे होती है इनसे बचने के लिए जो वहां पर काम कर रहे होते हैं वो लेड जैकेट पहनते हैं कि भाई इसके डायरेक्ट एक्सपोजर से बच पाए। केमिकल में बात करें तो तंबाकू आ गया, जो तंबाकू का यूज करते हैं, बीड़ी सिगरेट डेली पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, है ना, वो गुटखा खाते हैं, तो उनको भाई कैंसर हो सकता है। मेनली यहां पर तंबाकू बीड़ी सिगरेट की बात की जा रही है, उनसे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। अब कैंसर कोजिंग वायरस जिसको ओन्कोजेनिक वायरस बोला जाता है। देखो ओनको का मतलब क्या होता है, ओनको का जहां भी वर्ड आ जाए मतलब उसका कैंसर से लेना देना है। ओनको वर्ड जहां भी आ जाए उसका कैंसर के लेना देना है। ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब कैंसर वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऐसा वायरस जिसके अंदर जीन है, कैसा जीन है जो कैंसर कोज कर सकता है, ठीक है। ऐसा वायरस जिसके अंदर ऐसा जीन है जो कैंसर, ओनको यानी कैंसर कोज कर सकता है, तो उसको बोल देंगे ओन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। अब एक वर्ड आता है सेलुलर ओन्कोजीन या फिर प्रोटो ओन्कोजीन। अब देखो प्रोटो का मतलब होता है इमैच्योर, ओनको मैंने अभी अभी बताया कैंसर, जीन मतलब ऐसे जीन जो कैंसर कोज कर सकते हैं बट वो इमैच्योर फॉर्म में है। अब देखो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मेरी बॉडी में मान लीजिए ये एक जीन पड़ा हुआ है मेरी बॉडी में, ठीक है। अब इसको कुछ भी नहीं हो रहा, हो सकता है मेरी पूरी जिंदगी बीत जाए और ये बेचारा ऐसे कैसे पड़ा रहे, है ना, मेरी बॉडी में कैंसर कोज ना करे। बट अगर कुछ ऐसा एक्सपोजर इसको मिलता है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है या फिर कोई मेरे को एक्सरे की रेडिएशन या कुछ भी मेरे अंदर म्यूटेशन हो जाती है, तो इसको क्या है एक्सपोजर मिल गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये इनएक्टिव था, ये एक्टिवेट हो जाएगा और मेरी बॉडी में कैंसर कोज कर देगा। कि प्रोटो मतलब इमैच्योर फॉर्म में था, कुछ भी नहीं कर रहा था, पर उसको ऐसी कंडीशन मिली, अगर वो एक्टिवेट हो गया तो वो क्या है कैंसर कोज कर सकता है। तो कैंसर की डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन बायोप्सी, वही है भाई टिश्यू कल्चर, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब टिश्यू का सैंपल ले लेंगे, टिश्यू का सैंपल देख के बता देंगे भाई कैंसर है कि नहीं, है ना, टिश्यू और ब्लड का सैंपल। अब देखो इंटरनल ऑर्गन का कैंसर कैसे डिटेक्ट करेंगे। इंटरनल ऑर्गन है, मान लो लीवर में है तो डायरेक्ट आप टिश्यू तो नहीं निकाल सकते ना लीवर से ऐसे, तो एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म याद रखनी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई हो गया, एमआरआई की फुल फॉर्म याद रखनी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है वो सबको पता ही है भाई, सर्जरी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं ना कि, है ना, और क्या है कीमोथेरेपी, आपने सुना ही होगा, कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनकी कीमोथेरेपी होती है। और क्या है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं जिसमें साइड इफेक्ट भी आते हैं, आपने सुना ही होगा कि कैंसर का जब इलाज होता है तो हेयर लॉस हो जाता है ना, आपने सुना ही होगा, एनीमी भी। अब हम ड्रग्स की बात करने वाले हैं, सबसे पहले ओपियोइड्स की बात करने वाले हैं। तो ओपियोइड्स को जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहां से क्या चलता है, कौन से प्लांट से, तो पेपेवर सेमनीफेरम नाम का एक पौधा होता है जिसकी क्या है लेटेक्स ऑफ प्लांट्स, है ना, इस प्लांट का जो लेटेक्स होते हैं उससे मोर्फिन प्राप्त होता है। अब मोर्फिन की क्या कर देते हैं, एसिटाइलेशन कर देते हैं जिससे हीरोइन प्राप्त होती है और हीरोइन को ही स्मैक बोला जाता है। तो ये तो हो गया ओपियोइड। ये फ्लो याद रखना, पेपेवर सेमनीफेरम के लेटेक्स से मिला मोर्फिन, मोर्फिन की एसिटाइलेशन कर दी, उससे मिला हेरोइन या फिर स्मैक। नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो इसके रिसेप्टर कहां होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और किसको अफेक्ट करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। और ये कहां से प्राप्त होती है, तो कैनाबिस टाइवा नाम का एक प्लांट है जिसकी इनफ्लोरेसेंस से ये प्राप्त होती है। और देखो इस प्लांट की और भी है, जैसे फ्लावर टॉप्स है, इसकी पत्तियां लीव्स होगी, रेजिन ऑफ प्लांट हो गया, तो वेरियस कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं जैसे कि मरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा, और ये सब उसके कॉम्बिनेशन बना के, है ना, नशे में यूज होते हैं ना, तो बेसिकली नशे में, पर हो सकता है दवाइयों में भी यूज होते हो, ठीक है। तो कोकेन, कोक क्रैक की बात करते हैं तो ये कहां से ऑब्टेन होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से ये ऑब्टेन किया जाता है, वहां से प्राप्त किया जाता है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो ये किसके साथ इंटरफेयर करता है, डोपामिन के साथ इंटरफेयर करता है। तो ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी। मतलब ये एक डोपामिन जब रिलीज होता है ना तो खुशी की भावना मिलती है कि भाई, है ना, बॉडी रिलैक्स कर रही है, मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। तो यूफोरिया मतलब खुशी वाली कंडीशन, इंक्रीज्ड एनर्जी वाली कंडीशन, ठीक है। और इसकी एक्सेसिव डोज हेलुसिनेशन भी कॉज कर सकती है इसकी, है ना। और क्या बताया गया है कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हेलुसिनेशन कॉज कर सकती हैं,
तो एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा ये भी ऐसे प्लांट हैं जिनमें हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स हैं, एम्फेटामिन है, बेंजोडाइजेपिन है और इस तरीके के सिमिलर ड्रग्स हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, जैसे कि डिप्रेशन है, इंसोम्निया है ना। बट इनका क्या है, अब्यूज मतलब गलत यूज भी किया जाता है, लोग एज ए नशे के तौर पे इसको यूज करने लगते हैं, जो कि बहुत खराब बात है। ठीक है, अब तंबाकू की बात की जा रही है कि तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है। अब निकोटीन जो इंसान लंबे समय से सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, उसकी बात कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो वो लंबे समय से बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसकी बॉडी में निकोटीन जा रहा है। अब निकोटीन क्या कर रहा है उसकी बॉडी में एड्रीनालिन एंड नोर एड्रीनालिन को सिक्रीट करवा रहा है। अब ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। तो नॉर्मली जो इंसान बीड़ी सिगरेट रेगुलर पीता है 10 साल से 20 साल से, तो उसकी हार्ट बीट, अगर ब्लड प्रेशर आप देखोगे तो नॉर्मल इंसान से आपको ज्यादा मिलेगा, जो हेल्दी इंसान होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, वही बीड़ी सिगरेट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो बीड़ी सिगरेट जो इंसान पी रहा है वो धुआं जा रहा है, उसके अंदर धुआं जा रहा है, तो उसके ब्लड में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जा रही है। अब जाहिर सी बात है, देखो जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करनी चाहिए, है ना, अपनी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन है, बट उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज्यादा हो गई है कि ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है। अब ऑक्सीजन की जाहिर सी बात है बॉडी में कमी होती जा रही, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता जा रहा है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती जा रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद।